नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी हुई है सुनवाई और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। दूसरे हफ्ते में ये फैसला आएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि कल सुनवाई टल गई थी और ये आजम खान पर आखिरी यानी कि 72वां मुकदमा है, जिसमें अगर जमानत मिलती है तो वो जेल के बाहर आ जाएंगे। और आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। दूसरे हफ्ते में ये फैसला आएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं प्रयागराज से। मोइन, जिस तरीके से ये ऐसा मामला है जिसमें जमानत अगर मिली तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे, क्या कुछ दलीलें दी गई और कब फैसला आएगा इस पर? देखिए, ये कहा जा सकता है कि आजम खान के लिए राहत भरी खबर है कि 2 दिन में ही दोबारा सुनवाई जो शुरू हुई वो पूरी हो गई। आज कोर्ट ने आउट ऑफ वे जा करके, मतलब परंपरा से अलग हट करके, आमतौर पर कोर्ट का काम 4 साढ़े 4 बजे तक होता है, उसके बाद कोर्ट काम नहीं करती। दोपहर 3:30 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और अब से 10 मिनट पहले तक सुनवाई चली, यानी तकरीबन 3.25 घंटे सुनवाई चली। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष रखा गया, यूपी सरकार का, उसके बाद आजम खान का पक्ष दोबारा रखा गया। और इसके साथ साथ जो आजम खान के खिलाफ जिन लोगों ने शिकायत कराई थी, अल्लामा जवाद ने, उनकी तरफ से भी जो है आजम खान की जमानत अर्जी का विरोध किया गया और कहा गया कि आजम खान को जमानत ना दी जाए। बहरहाल सारे पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी है, लेकिन ओरली ये कहा है कि मई के दूसरे हफ्ते में जजमेंट सुनाया जा सकता है। यानी आजम खान के लिए राहत भरे संकेत हैं, क्योंकि अगर इस मामले में उनको जमानत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। सिर्फ इसी मामले में आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं और अगर इस मामले में जमानत मिलती है तो आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आजम खान ने जो जमानत की अर्जी दाखिल की थी, उस पर पिछले साल 4 दिसंबर को ही सुनवाई पूरी हो गई थी। 4 दिसंबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभी तक फैसला नहीं आया था और पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि इस मामले में कुछ नए तथ्य पेश किए जाने हैं, इसलिए हमें फिर से सुन लिया जाए। तो दोबारा इस केस में सुनवाई शुरू हुई थी। कल से सुनवाई शुरू हुई। कल तकरीबन आधे घंटे सुनवाई हुई थी और आज लगभग 3.25 घंटे सुनवाई हुई। उम्मीद यह जताई जा रही थी कि अगर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से लंबी बहस चलती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए लंबा वक्त लिया जाता है तो आजम खान को कुछ समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन लगता ऐसा है कि जब भी फैसला आएगा तो फैसला आएगा और मई के दूसरे हफ्ते में ये पता चलेगा कि आजम खान को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। शुक्रिया मोइन, आपका जानकारी और अपडेट देने के लिए। कानपुर में अखिलेश यादव आजम खान को लेकर पूछे गए सवाल पर बिफर पड़े। अखिलेश यादव ने आजम खान के परिवार वालों को ईद की बधाई दी। साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा बताए कि आजम खान पर किन किन अधिकारियों से केस लगवाए गए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने लखनऊ और दिल्ली में आजम खान पर केस दर्ज करवाने वाले परिवारों से मुलाकात की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि दबाव में उन्होंने आजम खान के खिलाफ केस दर्ज करवाए थे। आदरणीय आजम खान साहब के परिवार को भी मुबारकबाद मैं आपके माध्यम से देता हूं और पहले भी दिया मैंने। देखिए, आप उनके साथ अन्याय हुआ उसकी कहानी नहीं बता रहे। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जब इतना इंटरेस्ट ले रहे हो मुझ में और आदरणीय आजम खान साहब में, तो कम से कम इतना इंटरेस्ट तो दिखाओ आप। और बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम ये इंटरेस्ट दिखाओ कि आखिरकार किन अधिकारियों के माध्यम से आपने मुकदमे लगवाए थे। मैं उन परिवारों को बुलाया था। मैंने दिल्ली में और लखनऊ में जिन परिवारों ने उन पे मुकदमे लगाए थे, मैंने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की थी कुछ लोगों से, और मैंने कहा कि क्यों मुकदमा लगा रहे हो इतने बड़े नेता पर। तो बोला कि सरकार पे हमारा इतना दबाव है कि हमारी जान भी जा सकती है। अगर हमने आपकी मदद की तो हो सकता है बीजेपी की सरकार में हमारी जान चली जाए। और इससे पहले झांसी दौरे पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने ललितपुर की घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि अपराध के मामलों में सबसे ज्यादा नोटिस यूपी को मिल रहे हैं।
अवैध निर्माण पर बुलडोजर अटैक को लेकर भी सपा मुखिया ने सरकार पर करारा वार किया। अगर आपके पास स्टे है कोर्ट का, तब भी सरकार नहीं परवाह कर रही। इनके अपने गैरकानूनी बने हुए चीजें, उस पर बुलडोजर नहीं चला रही। तो इसीलिए मैंने कहा, क्या थाने पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? समाजवादी पार्टी जहां कहीं भी अन्याय होगा उसके साथ खड़ी दिखाई देगी, लड़ाई लड़ेगी। उनका दल है, वो एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका दल है, उनका दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव हो रहा था, केवल सिंबल दिया, और सिंबल जब आप किसी को देते हैं तो आपको सदस्य बनाना पड़ता है। अरे इतना तो आप भी जानते हो। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि कल काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में अदालत आदेश पर सर्वे और वीडियोग्राफी का काम किया जाना है। कल दोपहर 3 बजे काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी का सर्वे का काम शुरू होगा, लेकिन इसके पहले ही मस्जिद पक्ष ने कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे का विरोध शुरू कर दिया है। मुस्लिम पक्ष के पक्षकार प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का कहना है कि किसी भी सूरत में कमीशन के सर्वे और वीडियोग्राफी की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। इस मामले पर मुस्लिम पक्ष और मंदिर पक्ष के वकीलों का क्या कहना है, सुनवाते हैं। तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सर्वे की कार्रवाई नहीं होने देंगे, विरोध किया जा रहा है। और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी सर्वे मामले में कल काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होना। देखिए, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो वादी की जो कमीशन की जो दरखास्त है वो अस्पष्ट है। उन्होंने कहा कि साहब प्लाट नंबर 9531 में वाद पत्र के अनुसार रिपोर्ट दे। अब कमिश्नर साहब मौके पे जाके 9531 प्लाट नंबर को लोकेट कैसे करेंगे? कोई वाद पत्र में कोई चौहद्दी नहीं है, कोई नाप नहीं है, तो ये मौके पर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना संभव नहीं है। बात तो सही है। उन्होंने अभी कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया, जो प्रार्थना पत्र 54G है, उसी से आशय क्या दिया कि मैं जो कमीशन की कार्रवाई होगी, वीडियोग्राफी वगैरह होगा, आरडीओ का फोटो होगा, ये कहाँ रखेंगे, इसको रखने का स्थान सुनिश्चित कराया जाए। और एक दिया कि सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त तक में कमीशन कार्रवाई समय सीमा कर दिया जाए। गड़बड़ हो या न हो, अब उनके दिमाग में जब आया हो, जब इस बात को आया कहीं न कहीं से कुछ होगा, और माननीय न्यायालय द्वारा इसका निस्तारण भी कर दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है कि वो अपने आदेश में कि आयुक्त कमिश्नरेट इसकी व्यवस्था करे। और चलिए सीधे वाराणसी का रुख करते हैं। नीतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दे दिया है, अब सर्वे होना है, इस मामले में जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये भी बात सामने आई थी कि जो गैर हिंदू हैं उसको हम ज्ञानवापी परिसर में आने ही नहीं देंगे। ये चुनौती बन सकता है क्या सर्वे, और कोई स्थिति न बिगड़े इसके लिए प्रशासनिक तैयारी क्या है? अवधेश जी, सबसे पहले प्रशासनिक तैयारी का जिक्र कर दूं। प्रशासनिक तैयारी पूरी है, कमिश्नरेट ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। और दूसरी बात, जो मुस्लिम पक्ष के इनकार की बात है, मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि मस्जिद में या तो जो सुरक्षा के जवान हैं उनको प्रवेश दिया जाएगा, या तो फिर मुस्लिम पक्ष के जो लोग होंगे उनको प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर जो बैरिकेटिंग है उसके भीतर नहीं आने देंगे। जो अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष के पहले के जो बयान है, अब आज जो हमने बात की मुस्लिम पक्ष के वकील से, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो जगह है जिस प्लाट का सर्वे होना है उसकी चौहद्दी डिसाइड नहीं है। और दूसरी ओर जो इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे ये सोहन लाल जी हैं और पिछले 27 सालों से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, इन्होंने पहले कमीशन भी कराने का प्रयास किया है, इनसे भी जान लेते हैं। तो क्या स्थिति है, कल सर्वे हो पाएगा या नहीं? होगा, अवश्य, बिल्कुल होगा। माननीय न्यायालय के आदेश पर सर्वे अवश्य होना चाहिए और होगा, हर हाल में होगा। सोहन लाल जी, क्या मामला क्या है? मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि प्लाट की चौहद्दी डिसाइड नहीं है, चौहद्दी पहले लेंगे फिर करेंगे। वहीं आपका जो पक्ष का है वो लोग वकील ये कह रहे हैं कि श्रृंगार गौरी और उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनका सर्वे होना क्या है? देखिए, मुस्लिम पक्ष हर समय हर कार्यक्रम को लटकाने, भटकाने और अटकाने काम करता रहा है शुरू से ही। ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी के जो संयुक्त सचिव यासीन साहब हैं, उनका ये कहना कि यह माननीय वाराणसी न्यायालय का गर्दन पर तलवार जैसा है, लेकिन यह कतई माननीय न्यायालय
यह देश संविधान चलता है, इन मुल्ला मौलवी फतवों से नहीं चला करता है। हमारे साथ सियाची भी मौजूद है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस मामले को किस तरह से लिया और कैसे कोर्ट में गई, हम पूरा जानना चाहेंगे। हम लोग सारी महिलाएं मिलके माँ श्रृंगार गौरी के लिए हम लोग याचिका दायर किए थे। जिस प्रकार से विश्वनाथ जी के लिए महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने नया विश्वनाथ मंदिर किए हैं और किए, तो हम लोग सोचे कि हम लोग भी इसी तरह माँ श्रृंगार गौरी के लिए लड़ें। कुछ और भी लोग हैं जी, आपने भी इसमें सहयोग किया है, बताएं। जी, मैं सीता साहू हूँ और हम लोग याचिका करता हैं। हम लोग चाहते थे कि माँ श्रृंगार गौरी का प्रतिदिन पूजन पाठ किया जाए, जो कि नहीं हो पाता था। इसके लिए भी हम लोग ने डाला था। और फिर उसके बाद हमारी जो माँ गौरी की श्रृंगार गौरी है, माता विश्वेश्वर जी हैं, गणेश जी हैं, नंदी जी हैं और कई मूर्तियाँ ऐसी हैं जो हमारे जो है कि उसमें जो वो परिषद है उसके अंदर है। तो इसलिए हम लोग जो है कि चाहते हैं कि हम लोग का जो है कि एक तो न्याय हम लोग को मिला है, न्यायालय ने हम लोग को आदेश दिया है कि हम लोग जो है कि जा सकते हैं, देख सकते हैं, उसका फोटोग्राफी करवा सकते हैं, वीडियोग्राफी करवा सकते हैं। तो वकील कमिश्नर जाएंगे। सोहनलाल जी, इसके पहले भी वकील कमिश्नर वहाँ पहुँचा था, तो वहाँ उस दिन की बात हम जानना चाहेंगे, कब ये हुआ था और क्या हुआ था? उस समय 18 मई 1996 का दिन था। उस समय जुम्मे का दिन था। उस समय मैं स्वयं वादी था। उस समय वैष्णव हिंदू परिषद का महानगर उपाध्यक्ष था और उस समय वहाँ के उस समय काफ़ी दिक्कतें आती थी। इस वो ठीक है कि आज के परिस्थिति बाबा का समय है। आज हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा और बाकायदे जो है पूर्णतः जो है जांच कमीशन होगा। अवधेश जी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो वकील कमिश्नर हैं, आज उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और इस अर्जी में ये कहा गया कि कमीशन तो मैं करूंगा, लेकिन कमीशन के जो साक्ष्य हैं वो मैं कहाँ रखूंगा, कहीं कमीशन के साक्ष्यों से छेड़छाड़ न कर ली जाए। बिल्कुल, ये भी तो चुनौतियां हैं और चुनौती ये भी है कि ये कमिश्नर सर्वे है, होगा उनको कैसे, ये भी एक चुनौती है। नजरें बनाए रखिएगा। नीतीश, आपके पास आएंगे जानकारी अपडेट के लिए। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। शिवपाल यादव की बात कर लेते हैं। शिवपाल यादव अपने संगठन को एकजुट करने में लगे हैं। उन्होंने फिर से संगठन बनाने की बात कही। वहीं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर योगी जरूर कार्रवाई करेंगे। आजम खान पर उन्होंने कहा कि नेताजी की अगुवाई में पीएम तक ये बात पहुंचनी चाहिए थी। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने। पीएसपीएल प्रदेश में अपने संगठन का पुनर्गठन करने जा रही है और इसे लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। हमारे साथ में इस समय पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव जी हैं। सर, फिर से संगठन का पुनर्गठन किस तरह से? मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन की समीक्षा कर ली है। अब हमें पुनर्गठन करना है, प्रदेश कमेटी बनानी है, सभी प्रकोष्ठों के फिर से संगठन बनाना है। तो हम एक हफ्ते के अंदर पुनर्गठन बहुत जल्दी करेंगे। सर, एक सवाल, अभी चंदौली, प्रयागराज और अब ललितपुर लगातार घटनाएं हो रही हैं, इन्हें लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ प्रदेश में बात की जाती है, सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, और वो कहते हैं इसी के बल पर हम दोबारा सत्ता में आए हैं। तो अब इन घटनाओं के बाद आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बहुत ज़रूरत है। जो घटनाएं ललितपुर में, प्रयागराज में और चंदौली में जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, और पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये तो पूरे देश और समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो इन पर जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संत हों तो उनका संत है, हृदय के मुख्यमंत्री हों, तो मुझे तो भरोसा है कि वो तुरंत इन घटनाओं को लेकर के बहुत सख्त निर्णय लेकर के इन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, आजम जी को लेकर एक सवाल ये ज़रूर करना चाहेंगे। आपने एक बार ये बात कही थी कि अगर नेताजी ने या सपा ने प्रयास किया होता, धरने पर बैठ जाते, तो प्रधानमंत्री जी उनकी बात ज़रूर सुनते, यानी वहाँ तक बात को पहुँचाना चाहिए था। आप अब आजम खान साहब की बात को लेकर कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक पहुँचाएंगे? देखिए, हमारा तो प्रयास ये है कि मैंने तो कहा था कि नेताजी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के लोगों को, जबकि लोकसभा के सदस्य आजम भाई भी थे, तो नेताजी की अगुवाई में प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचानी चाहिए था।
तो कोई न कोई राहत आजम भाई को साथ न्याय मिलना चाहिए था। तो इसी बात को मैंने कहा है, नेताजी को भी कहा है मैंने, कंगवाई करें जिससे कि आजम खान साहब को न्याय मिल सके। कई लोग अब ये चर्चा करने लगे कि नेताजी के साथ भी दूरियां बढ़ रही हैं, क्या ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए, नेताजी तो हमारे साथ तब भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे नेताजी साहब। एक सवाल आपके ट्वीट को लेकर, आपने जो ट्वीट किया बिना नाम लिए, आपने कहा कि सम्मान के न्यूनतम तक समझौता किया। इस पूरे ट्वीट को हम देखते हैं, जिनको चलना सिखाया उन्होंने रौंदा। इस पूरे ट्वीट में 3 चीज़ दिखती हैं। आपका कहीं ना कहीं नाराज़गी भी है, कहीं ना कहीं दुख भी है, और आगे जो पुनर्गठन की बात है उत्साह भी। तीनों चीज़ें इसे एक ट्वीट में है, क्या कहेंगे उसे लेकर? समझदार के लिए सारा ही बहुत है, बस इस पर हमें इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो शिवपाल जी का साफ कहना है कि उचित समय का भी और इंतज़ार करना होगा, और जहां तक बात है ट्वीट की उनके, तो उन्होंने कहा समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और फिलहाल पार्टी जो है वो अपने संगठन के पुनर्गठन को लेकर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है और 1 हफ्ते के अंदर पूरे संगठन को खड़ा कर दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। शिवपाल यादव के तीसरा मोर्चा बनाने के संकेत पर AIMIM का भी बड़ा बयान सामने आया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष इरफान मलिक ने शिवपाल यादव के साथ जाने की बात की है। इरफान मलिक ने कहा कि तीसरा मोर्चा बनने पर AIMIM उनके साथ जाएगी। बाबू सिंह कुशवाहा और चंद्रशेखर आजाद भी मोर्चे में शामिल होंगे। जब भागीदारी संकल्प मोर्चा की बात हुई थी तब उसमें AIMIM भी शामिल है, और क्या अगर शिवपाल यादव तीसरा मोर्चा बनाएंगे तो उसमें AIMIM शामिल होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं इरफान मलिक जी, उनसे बात करेंगे। इरफान जी, आजम खान को लेकर शिवपाल जी ने जो बात कही वो सबको पता है। आज शिवपाल यादव ने तीसरे मोर्चे के संकेत दिए हैं। अगर वो तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो क्या AIMIM उनके साथ जाएगा? बिल्कुल। देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी के साथ पिछले बार भी माननीय ओवैसी साहब से बात हुई थी पिछला विधानसभा में, और लगभग तय हो चुका था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस तरह से सारे विपक्ष के साथ जिस तरह विश्वासघात करके, अकेले जाकर के बात करके। अब तक महाराष्ट्र की सीमाओं में रहकर राजनीति करने वाले राज ठाकरे ने अगले महीने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने का ऐलान किया। दरअसल मुंबई में लाउड स्पीकर का विरोध करके फिर से चर्चाओं में आए राज ठाकरे अब अयोध्या का दौरा करके हिंदुत्व की राह पर चलने की तैयारी में है। लेकिन ठाकरे के दौरे से ठीक पहले भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें चुनौती दे दी है। हनुमान जी के नाम पर मई में महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ाने के बाद राज ठाकरे ने जून में यूपी आकर अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का ऐलान किया। लेकिन राज ठाकरे के अयोध्या कूच से ठीक पहले भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के पुराने कारनामों की याद दिलाते हुए अयोध्या में एंट्री से पहले ठाकरे के सामने उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की बड़ी शर्त रख दी। ये मेरा व्यक्तिगत विरोध है, और ये मन को जो मेरे मन जो है ये आज से नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब टैक्सी के नाम पर, उत्तर भारतीय के नाम पर और मराठा मानुस के नाम पर टैक्सी वालों को पीटते थे, विद्यार्थियों को पीटते थे, मजदूरों को पीटते थे। और मैं तब से सोच रहा था कि कहीं मुलाकात हो, लेकिन संजोग नहीं बनी। मुलाकात कभी हुई नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि भाई आपकी यह राजनीति क्या है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को अपना संदेश देते हुए 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अगर उन्होंने उत्तर भारतीयों के साथ किए गए अपने व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगी तो उन्हें किसी भी हाल में अयोध्या की सीमाओं में एंट्री नहीं मिलेगी। हम नहीं घुसने देंगे भैया, नहीं घुसने देंगे। अगर राज ठाकरे हैं, राज ठाकरे, तो मैं जो है नंदनी गौ माता की सेवा करता हूं, और नंदनी गौ माता की सेवा दिलीप ने किया था। दिलीप से रघु हुए थे, और रघु से अज हुए थे, अज से दशरथ हुए, दशरथ से राम हुए थे। मैं उस पीढ़ी का हूं, मैं घुसने नहीं दूंगा। अगर मेरा इतिहास आओ चल करके, मैं घुसने नहीं दूंगा। दरअसल राज ठाकरे अब तक महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की मौजूदगी की विरोध के नाम पर अपनी राजनीति करते चले आए हैं। लेकिन इसके बावजूद सियासत में कोई जगह नहीं बना पाने के बाद पहले तो अपनी पार्टी का झंडा बदला, और अब वो अपना एजेंडा भी बदलकर हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं।
लेकिन रामलला के नाम पर अपनी राजनीति को नया मोड़ देने से पहले राज ठाकरे को आईना दिखाकर अब भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने माफी की मांग करके ठाकरे के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर 3 दिन के दौरे से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद ये सीएम योगी का दूसरा अयोध्या दौरा होगा। करीब 22 घंटे के अपने दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद सीएम योगी रामलला के दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बेगमपुरा इलाके की मलिन बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी बसंती नाम की महिला के घर जाएंगे, वहां पर भोजन करेंगे। ये वही दलित परिवार का मकान है जो कल यहाँ पर भोजन करने का जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, ये बसंती का मकान है, यहीं पर इनके यहाँ भोजन करेंगे और 1 घंटे लगभग बताया जा रहा है कि भोजन करेंगे और साथ ही साथ हालचाल भी लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार का दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का पर चर्चा करेंगे अधिकारियों के साथ। 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही साथ जो है गुप्तार घाट पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और जो है वह सर्किट हाउस में संतों से मुलाकात करेंगे और फिर अधिकारी गण से सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे। जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं पे चर्चा भी करेंगे। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता।